नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अहबऊ सिद्धांत। अहबऊ का प्रिंसिपल क्या है। जो अहबऊ शब्द होता है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, बिल्डिंग अप करना। ये वे नियम होते हैं जिनके द्वारा हम परमाणु या आयनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निर्धारित होते हैं। क्लियर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या मतलब होता है कि कौन कौन से कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये सब इस सिद्धांत के अनुसार डिटरमाइन होता है। अबव प्रिंसिपल डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम और molecule. It states that electrons are filled in various orbitals of the atom on the basis of their increasing energy. अबव सिद्धांत क्या कहलाता है। अबव सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के या आयन्स के, उनके कक्षकों में इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी, क्लियर, यानी कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है, उस ऑर्बिटल में एंटर करता है जिसके लिए एनर्जी का मान सबसे कम होता है। और हम जानते हैं जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वही होता है एस की सबसे कम, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, फिर आगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएंगे, एस ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएंगे पी ऑर्बिटल में, फिर डी में और फिर एफ में। क्लियर। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है। एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको डिटरमाइन करने में प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल, n+a रूल, और बाद में बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इन सभी नियम्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल और नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। पाउली के जो अपवर्जन का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, यानी कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अगर उनके लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान है तो चौथी क्वांटम संख्या भिन्न होती है। क्लियर। इस सिद्धांत के द्वारा यह भी पता चलता है कि एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम पैरेलल स्पिन के नहीं हो सकते। क्लियर। उनकी एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपोजिट स्पिन में ही होंगे और एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब अपोजिट जब स्पिन में होंगे तो उनके लिए एस का मान, स्पिन क्वांटम नंबर का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब +½ होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। जैसे एग्जाम के लिए लिथियम की बात करें अपन, लिथियम में अगर जो 2s1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता है 1s2 2s1, तो 1s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं। उनके लिए अगर n की वैल्यू दोनों के लिए क्या है 1 1, l की वैल्यू क्या है s ऑर्बिटल के लिए 0, m की वैल्यू क्या है 0, लेकिन s की वैल्यू अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी -½ यानी चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या समान नहीं हो सकता। पाउली ऑब्जर्व दिस इन 1925 एंड गेव द प्रिंसिपल इट कैन बी स्टेटेड द स्पिन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज बी अपोजिट एंड इट विल नेवर बी पैरेलल। क्लियर। एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल नहीं हो सकती, वो क्या होती है हमेशा अपोजिट होगी। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स of an orbital value of n, l and m are identical but value of s are non identical। क्लियर। एक ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m की वैल्यू समान हो सकती है, लेकिन s जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आइडेंटिकल
नहीं होती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाउलीज प्रिंसिपल। पाउली के सिद्धांत के जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एटम बाय डिफरेंशिएटिंग द क्वांटम नंबर। और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है विद द हेल्प ऑफ दिस रूल इट कैन बी स्टेटेड दैट एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। क्लियर, ये दो क्या है इसकी एप्लीकेशंस है। रूल की बात करते हैं हॉर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। इट्स फुल नेम इज हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी but briefly it is called as Horn's rule. According to this rule, if vacant orbitals of same energy are available, then electrons will be singly filled in them, and when all the orbitals of same energy are singly occupied, then only electrons will start pairing. क्लियर, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है कि जब समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से होता है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सके, अर्थात समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरे जाते हैं, एक एक करके भरे जाते हैं, जब तक सभी जो वैकेंट ऑर्बिटल से समान ऊर्जा के वो जब तक फिल नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाए। क्लियर, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1। देन अगर अपन को छठा इलेक्ट्रॉन इसमें बनना हो 6 इलेक्ट्रॉन तो वह px ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वह किस में जाएगा, py में जाएगा। देन नॉट गोइंग px ऑर्बिटल एंड पेयर इट बट इट विल प्रोसीड इन py ऑर्बिटल। ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p ऑर्बिटल हो गया, 1s 2s और 2p। बोरोन की बात करें अपन b5 में 1s 2s2 और 2p1। अगर मेरे को छठा इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाना है तो वो कहाँ पर जाता है, इस p ऑर्बिटल्स के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। ठीक है, ना कि इसमें। क्लियर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं बढ़े जाएंगे एक ही ऑर्बिटल में जब तक वैकेंट ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते। क्लियर, और यहाँ पर देखो बात, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे तब और देखेंगे कि जैसे 1s है 2s है और ये 2p है, तो 1s1 फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वह किस में जाएगा, इस s1s ऑर्बिटल में ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है 2s की तुलना में। फिर सेम, फिर 2s में, इस प्रकार फिर 2p में। क्लियर, क्योंकि जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या है, 1s1 फिर 2s फिर 2p, इस प्रकार से जो ऑर्डर होता है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हैं। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 नॉट 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0। ठीक है, यानी कि देखो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक एक p ऑर्बिटल में जाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर z ऑर्बिटल वैकेंट है और x ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, तो आफ्टर दिस द 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन विल पेयर इन px ऑर्बिटल एज नाउ एज वैकेंट। अब अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 हो रहा है, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो एक एक बनने के बाद में अब चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेगा तो वो जाएगा px ऑर्बिटल में। क्लियर, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। The spin of paired electron is always opposite, but the unpaired electrons are always having parallel spin because then their exchange energy will stabilize the system। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन सिंगली भरे जाते हैं उनकी स्पिनिंग कैसी होती है, पैरेलल होती है, इस प्रकार से स्पिनिंग होगी। ठीक है,
और जो पेयर होते हैं उनकी अपोजिट स्पिन होती है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम पैरेलल स्पिन के, उसमें एक्सचेंज एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है कि वो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड रूल, वो N+L रूल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रिंसिपल। दिस रूल इज कॉल्ड N+L रूल, वेयर N इज द principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. In general, the electron occupies the subcells for which N+L value is minimum. But when N+L values are same for two or more subcells, then the electron prefer to occupy the subcell for which the value of N is lower in two different sets of N+L values. क्लियर। तो N+L के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वे ऑर्बिटल्स जिनके लिए N+L की वैल्यू मिनिमम होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस सब सेल में भरे जाते हैं। क्लियर। अगर N+L की वैल्यू सेम है तब उस केस में इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरे जाएंगे जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे 4s और 4p और 3d ले लो। 4p में 4 + 1, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो 4 1 बराबर 5। और 3d में भी 3 और 1 क्या आता है, 3 और 2 5, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू 2 5। अब दोनों के लिए N+L की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरा जाएगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3d में n क्या है, 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4p और 3d में से किस में जाएगा, 3d में, फिर किस में जाएगा, 4p में। इसी प्रकार अगर आप एक्सेप्शन टू दिस हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व वेयर ए स्टेज ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स अराइजेस। ठीक है। N+L रूल में जो अपवाद है वो क्या है कि हाफ फील्ड और या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन को प्राप्त होता है, वहाँ पर इस रूल को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 1s ऑर्बिटल में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s। ये एक इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बनने का भी एक ऑर्डर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखो आप कि 2p और 3s दोनों के लिए N+L की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, क्योंकि 2p में p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 1 3, और 3s में s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, तो 3 + 0 3। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो 2 की वैल्यू कम है 3 से, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 2p में। इसी प्रकार अगर 3p 4s का देख सकते हैं फिर 3d 4p और 5s में देखो 3d के लिए N+L की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, 4p के लिए कितनी आ रही है, 5, और 5s के लिए भी कितनी आ रही है, 5। सभी में N+L की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कम किसका है, 3d का, फिर 4p और फिर 5s। तो इलेक्ट्रॉन किस क्रम में बढ़ जाएंगे, सबसे पहले 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की सिचुएशन आती है, वहाँ पर इस रूल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d4 5s2 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 3d5 4s1 3d5 4s1। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जबकि होना क्या चाहिए था 3d4 4s2। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त होता है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर जैसे सबसे से 1s 2s 2p 3s, इनके लिए n की वैल्यू l की वैल्यू और N+L की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो N+L की वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर N+L की वैल्यू जैसे सेम आ रही है 2p और 3s में, तो फिर किसकी वैल्यू चेक करते हैं, n की वैल्यू किसकी कम है। ठीक है। कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए। अर्थ पूरी और
पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this rule, half filled and full filled orbitals are more stable than partially filled orbitals, and there are two reasons for this. सबसे फर्स्ट रीजन है repulsion between similar charges caused due to the mutual electrostatic repulsion between electrons। क्लियर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, सबसे फर्स्ट कारण। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षकों में भरे जाते हैं तो उनमें रिपल्सन कम से कम होगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा रीजन है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी विनिमय ऊर्जा और पेयरिंग ऊर्जा दोनों का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी ऑर्बिटल की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का डिफरेंस है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, विनिमय ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और विनिमय ऊर्जा कब ज़्यादा होगी, जब समान चक्रण के जितने ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, समान चक्र में सेम पैरेलल स्पिन के जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी विनिमय ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर, अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे एक्सचेंज एनर्जी होती है एन के, वेयर के बराबर क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी पर वैल्यू ऑफ एन। एन का मान होता है एन इंटू एन माइनस 1/2 स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या को हम स्मॉल एन से डिनोट करें। इफ देयर आर मोर देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, देन स्पिन पेयरिंग विल नेसेसरी अकर, तो पेयरिंग वहाँ पर होगी ही। तो द एनर्जी नीडेड इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ पेयरिंग। तो पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो होती है एक्स पाई, वेयर पाई क्या है, एनर्जी ऑफ पेयरिंग पर वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर, कितने पेयर्स हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो हैंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, एन के माइनस एक्स पाई। एन के क्या पे यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी, और एक्स पाई क्या है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी। एग्जांपल्स के लिए हम बात करते हैं D4, D5, D6 में। तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 4 इलेक्ट्रॉन सेम पैरेलल स्पिन के, D5 में 5 और D6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक ऑर्बिटल में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एन नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स विद सेम 4। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एन बराबर एन इंटू एन माइनस 1/2। तो इसे यहाँ से कितना है 6, यानी एक्सचेंज की एनर्जी होगी 6K। और पेयरिंग एनर्जी की यहाँ पे एक ही पेयर नहीं है तो पेयरिंग एनर्जी 0, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हुई 6K। क्लियर, इसी प्रकार एन बराबर 5 में आप देखो कि जब एन निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 10 और एक्सचेंज एनर्जी क्या आती है 10K, क्योंकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे स्पिन के। पेयरिंग एनर्जी 0 क्योंकि पेयरिंग है ही नहीं है, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो गया 10K। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में कितना आना है 10K। और अगर D6 की बात करें तो D6 में आप देखो यहाँ पर सेम पैरेलल स्पिन क्लॉकवाइज स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। क्लियर, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कितना है 1, तो उसके लिए 0, तो टोटल एन कितना आ गया अपना 10। क्लियर, तो एक्सचेंज एनर्जी होगी 10K और एनर्जी ऑफ पेयरिंग एक्स पाई। तो यहाँ पर एक्स कितने पेयर्स हैं 1, तो 1 पाई, यानी कि जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इसकी 10K माइनस एक्स पाई, यानी कि जो इसकी D6 की स्टेबलाइजेशन एनर्जी है और D5 से क्या हो रही है कम, और D4 की भी स्टेबलाइजेशन क्या है D5 से कम, यानी कि D5 की सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी पार्शली फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। क्लियर, अब इसी प्रकार D9 और D10 की बात करते हैं। चलिए ना, D9 में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स है और D10 में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज स्पिन के लिए अगर अपन बात करें एन निकालने की,
तो क्लॉकवाइज कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 - 1 बटा क्लॉकवाइज स्पिन की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी है 5, स्मॉल एन कितने पैरेलल स्पिन वाले जो कि क्लॉकवाइज स्पिन है जिनकी 5, तो एन वैल्यू 5 × 5 - 1/2 बराबर 10, और एंटी क्लॉकवाइज कितने 4, क्योंकि यहाँ पर D9 में यहाँ पर 4 ही होंगे, तो इसके लिए कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो टोटल एन बराबर 10 + 6 बराबर 16, यानी एक्सचेंज एनर्जी होगी इसकी 16 के, और एनर्जी ऑफ पेयरिंग कितनी होगी 4 पाई, क्यों, क्योंकि 4 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो यहाँ पर 4 पाई, तो जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो है 16K - 4 पाई। इसी प्रकार D10 की बात करें तो D10 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम सही कर लेना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पैरेलल लास्ट में, तो क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसमें एन बराबर वैल्यू 5, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी एन वैल्यू 5, तो टोटल एन कितने आ रहे हैं यहाँ पर 20, एक्सचेंज एनर्जी 20 के, एक्सचेंज एनर्जी ऑफ पेयरिंग कितनी आएगी 5 पाई, क्योंकि 5 पेयर्स हैं तो 5 पाई, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आएगी 20K - 5 पाई, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो D10 की ज़्यादा होती है D9 से, तो D10 इज मोर स्टेबल देन D9, क्लियर। तो इस प्रकार से अपन स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करके उस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। ये रेफरेंसेज हैं, धन्यवाद।